तरफ से रहता है, उसमें जो भी डिटेल्स है हमको लिखना पड़ती है, ट्रू एंड करेक्ट फैक्ट्स उसमें मेंशन करना पड़ता है। और अभी जैसा कि आपने सवाल था, तो मैंने भी सारे न्यूज़पेपर में आया, न्यूज़ रिपोर्ट में हर एक्चुअली मसला क्या है, काय को इनकम टैक्स ऑफिस का क्या लगे इसमें? जो इनकम टैक्स ऑफिस ऐसा होता है, जो एफिडेविट हम लोग फाइल करते हैं जब चुनाव का, तो उसमें सब मेंशन करना पड़ता है, तुम्हारे एसेट्स, तुम्हारी लायबिलिटीज, तुम्हारी बीवी की, तुम्हारे बच्चों की, कैश, गोल्ड, मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स, सब तुमको दिखाना पड़ता है उसके अंदर, और वो ट्रू एंड करेक्ट होना चाहिए। अब जो जानकारी मिल रही है और जो न्यूज़पेपर में, सब मीडिया में जो सब जगह चल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो शिवसेना की उम्मीदवार थी मेरे बाईकल्ला क्षेत्र की, यामिनी जाधव, उन्होंने एफिडेविट के अंदर कोई चीज़, यशवंत यादव जिनके हस्बैंड स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है शिवसेना के, बीएमसी के कॉरपोरेटर भी है, तो यामिनी जाधव ने अपने एफिडेविट में कुछ ऐसी चीज़ें बताई नहीं है, छुपाई है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी जब इंक्वायरी की, क्या चीज़ है वो, मतलब वो कुछ ऐसा है जो न्यूज़पेपर में आया, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत बड़ा आर्टिकल है, आज तक में है, TV9 सबने दिखा दिया है। क्या है एक्चुअली पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं भी जो ये पढ़ रहा हूँ उसमें ऐसा है कि कोई शेल कंपनीज खुली थी बाहर, वहां पे इन्होंने इलीगल मनी ट्रांसफर किया, और जो मनी जिस आदमी के नाम पे ट्रांसफर किया, जिस कंपनी में ट्रांसफर किया, वहाँ का जो डायरेक्टर का नाम आ रहा है, उसका नाम नेशनल हेराल्ड जो पेपर था जिसके अंदर सोनिया गांधी और बड़े वरिष्ठ नेताओं के नाम आ रहे हैं, उसमें भी वो आदमी इन्वॉल्व है। तो एक बड़ा हवाला ऑपरेटर है, उसके पैसा वहाँ पे दिया, वहाँ से फिर कुछ चैनलाइज किया है, कोई यूए कंपनी से आया, फिर कोई मुंबई को आया, और इन्होंने कुछ वो छुपाया। तो ये इतना बड़ा कुछ स्कैम लग रहा है मुझे ये सब पढ़ने के बाद, जो मीडिया में है, कि इसकी तफसील जानकारी होनी चाहिए, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी सी मामूली सी बात नहीं है कि आपने एरर कर दिया लिखने के अंदर। ये ऐसा लग रहा है कि ये पूरा के पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सब चीज़ इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। देखो आईटी डिपार्टमेंट ने इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है कि इनका जो है ये एमएलए की सदस्यता ये रद्द करनी चाहिए, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, क्योंकि फेक एफिडेविट है। और होता है अगर एफिडेविट में अगर आपका ये मालूम पड़ता है इनको कि फेक है, तो इलेक्शन कमिश्नर को पावर है डिक्लेयर करे फेक, और स्पीकर को पावर है डिक्लेयर करने का। 15 करोड़ का अमाउंट बता रहे हैं, 14 करोड़ वो ऐसा दिखा रहे हैं कि कुछ 15 करोड़ रुपए का जो अमाउंट था वो यशवंत यादव परिवार ने दिखाया नहीं, और एफिडेविट में जो जानकारी दी है वो फेक है। कंपनी क्या होती है ऐसा नॉलेज के लिए? शेल कंपनियां, बोगस कंपनियां लोग बना देते हैं बाहर कंट्रियों के अंदर, जहां पे यहाँ से पैसा भेजते हैं अपना ब्लैक, फिर उसी कंपनी से ऐसा होता है कि हमने ट्रांजैक्शन किया और ट्रांजैक्शन का पैसा आ गया वाइट होकर, तो ये घोटाला करते हैं काफी। अच्छा, बातें तो हो रही है सब जगह, वेरी तो नोटिस यशवंत जी ने कहा कि यशवंत जी से हमारी कल बात हुई, आईटी ने जो है लिखा है लेटर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, और आईटी ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमिश्नर को। तो वही पूछे लेटर कहाँ है? नहीं, मेरे पास तो लेटर नहीं है वो वाला। मैं तो जो पेपर के अंदर आया है, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया तो बड़ा न्यूज़पेपर है, आज तक जो है TV9 है, बाकी सबने अपने अपने इसमें दिखाया है, तो गलत तो हो नहीं सकता है। इतना बड़ा अगर गलत न्यूज़ कोई डालेगा तो उस पर तो डेफामेशन केस हो जाएगा। तो ये न्यूज़ के माध्यम से जो मैं समझ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली दिख रही है मुझे लग रहा है कि पूरा एफिडेविट ही बोगस है, और इसकी पूरी तरह से आईटी भी इंक्वायरी करना चाहिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इंक्वायरी करना चाहिए, और इलेक्शन कमिश्नर इस पर एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर नहीं, क्योंकि ये सदस्य है, एमएलए है, तो स्पीकर की भी जवाबदारी बनती है कि वो इनको जो भी अगर उनके सामने आता है सही गलत, अगर गलत है तो उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। स्पीकर तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही है, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एमएलए हैं। ये स्पीकर कोई भी गवर्नमेंट का हो, पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स है, इलेक्शन कमिश्नर चुनाव लड़ाता है, अगर इलेक्शन कमिश्नर लिखता है कि नहीं भाई आप इसको डिस्क्वालीफाई करो, तो स्पीकर हैज टू डिस्क्वालीफाई। दे कैन गो टू द कोर्ट, जाए ना कोर्ट में, फिर वो तो कोर्ट में 4 साल 5 साल लग जाते हैं। अब देखिए कोर्ट के अंदर वो जाएंगे, उम्मीद पे पानी फिर जाएगा। ऐसा को तो अल्लाह है, देखो हम लोग को तो हार जीत अल्लाह के हाथ में है। नहीं, एक छोटी मोटी जो उम्मीद जागी होगी, हमको भी लगा कि भाई उम्मीद पे सेकंड नंबर पे हमने पहले चेक किया, सेकंड नंबर पे कौन था, तो वारिस पठान हमारे हर सलीम, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद हर इंसान रखता है। जो अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह का फैसला मुझे कबूल है। मेरी बाइकल्ला की अवाम ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा, दुआओं से नवाजा, और माशाल्लाह 24,000 वोट लेकर मैं 2014 में जीता था जब नया आया था। इस मरतबा मैंने 32,000 के करीब वोट लिए, तो कोई गम नहीं है, ज्यादा ही दिया, ज्यादा मोहब्बतों से नवाजा, बस इंशाल्लाह अल्लाह और एक मौका दे। अच्छा, अगर यामिनी जाधव पे कोई एक्शन होता है, यशवंत यादव पे कोई एक्शन होता है, या बात करते हैं यामिनी जाधव पे कुछ एक्शन या डिस्क्वालीफाई हो जाती है, तो सेकंड चांस किसका होता है?
क्या क्राइटेरिया है? अब तक तो आपने सारे कानून के बुक खंगाल लिए होंगे कि मेरा नंबर लग रहा है कि नहीं। काफी इसमें मुख्तलिफ राय, मैंने भी काफी काउंसिल से भी मैंने बात की है, कुछ जानकारों से पूछा आपकी है। तैयारी चालू है? नहीं, पूछना तो पड़ता है ना, अभी तो अपन तो एडवोकेट है, स्टडी तो करना पड़ता है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो पढ़ते हैं अपन उसमें दिखा हुआ रहता है। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर कोई कैंडिडेट डेथ हो गया या किसी कैंडिडेट ने पार्टी छोड़ा, उसको पार्टी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वहां पे बाई इलेक्शंस आते हैं। लेकिन इस तरह का अगर कोई फ्रॉड करता है एफिडेविट में और अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है, तो मेरी जानकारी के मुताबिक जो मुझे कुछ लोगों ने कहा, वो ऐसा जो सेकंड पोजीशन पे है उसको तो चांस दिया जाता है। कॉर्पोरेटर का लॉ है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट उस हिसाब से, और जो भी डिसीजन ले हम तो तैयार है हर चीज के लिए। अगर पार्टी बोलेगी वारिस पठान री इलेक्शन आया है, आपको यहाँ से लड़ना है, तो वारिस पठान इंशाअल्लाह ताला पार्टी की बात पे लब्बैक करेगा, लड़ेगा इलेक्शन। और मुझे यकीन है अल्लाह की जात से कि जिसने यहाँ तक आपका और यशवंत यादव का, जीतेंगे। आपका और शिवसेना का गैप बहुत है ना, 20,000 का गैप है। पर मेरे तीसरे नंबर का वाले का भी बहुत ज्यादा गैप है। मेरे तीसरे पे तो कांग्रेस है, कांग्रेस और मेरे बीच में भी 11-12,000 का गैप है। यहाँ पार्टी वाइज हो रहा है, 52,000 उनके वोट है, आपके 32,000 है। तो क्या हुआ? अगर 52,000 वोट चीटिंग चकारी से लिए गए तो गिने नहीं जाएंगे वो? अगर एफिडेविट फॉल्ट है, कहने का मतलब है, मेरा ये कहना है कि अगर सिद्ध होता है कि एफिडेविट में इन्होंने गलत चीज लिखा है, तो फिर मतलब इन्होंने फ्रॉड किया। एफिडेविट इज एन एफिडेविट, इट इज एन ओथ, व्हाटएवर आई से इज ट्रू एंड करेक्ट टू माय बेस्ट नॉलेज, वैसा एफिडेविट होता है। एफिडेविट में अगर आप कोई गलत लिखते हो तो उसकी मान्यता रद्द की जाती है। यहाँ बात हो रही है इलेक्शन वोट के, 52,000 वोट के, जो भी है। आपको क्या लगता है? अगर उनको डिस्क्वालीफाई करते तो जगह खाली तो नहीं रहेगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, 52,000 वोट उनको मिले, उसमें कितनी वो है आपको लगता है? 52,000 जो वोट मिले उसमें सभी एक साथ लड़े थे ना। बीजेपी लड़ी साथ में, इनके एमएनएस नहीं लड़ा वहां पर, सब मैं अकेला था, मेरे विरुद्ध में सब आ गए थे। रईस शेख वहां से आपके हट गया, सेटलमेंट हुआ आपका बिहाइंड द डोर। बिहाइंड द डोर नहीं था, सबके सामने था। असद साहब ने सबके सामने भिवंडी में जाकर कहा था कि रईस को यहाँ से जिताइए। तो ये कहा कि भाई, वो तो बाद में हुआ ना, पहले तो बिहाइंड द डोर मीटिंग हुई कि वारिस पठान के लिए जगह खाली की जाएगी, रईस शेख को वहां भी जाया जाए, क्योंकि असद साहब के एक ये जो बाइकल्ला सीट थी, ये बहुत अहम सीट थी। बिल्कुल, देखिए हमारे लिए पार्टी के लिए सलीम भाई, पार्टी के लिए हर सीट अहम सीट होती है, हर कैंडिडेट अहम कैंडिडेट होता है। पर क्योंकि मैं यहाँ पे सिटिंग एमएलए था तो थोड़ी जवाबदारी ज़्यादा रहती है उसमें, और रईस शेख ने भी माना इस बात को और वो भिवंडी से लड़े। 2 दिन पहले रईस शेख का हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि अब वो बाइकल्ला से नहीं लड़ेंगे, और कल ये बात हो गई। क्या लगता है, रईस शेख आपके सामने लड़ेंगे? फिर उनकी अगर इलेक्शन होता है तो क्या रईस शेख वारिस पठान के सामने वापस लड़ेंगे? क्या करेंगे? उनकी अपनी मर्जी है, वो कहाँ से लड़ना चाहे। पार्टी है, पार्टी मुझे बोले कि यहाँ से लड़ो। अच्छा, अभी ये इतना जो कल से हाइप हो गया, तो अभी तक आपकी बात नहीं है असद साहब से? असद साहब से अभी तक बात नहीं इस मसले में? अरे ये सब तो भी इंक्वायरी चला ना। असद साहब से भी दूसरे मसले के ऊपर बात हुई थी मेरी। इस बात में पहले ही बात हो गई कि तुम बताना नहीं चाह रहे हो। क्या बोले असद भाई, तैयार हो जाओ? देखिए, हम लोग कोई भी चीज पे ना इमीडिएटली कंक्लूजन के ऊपर नहीं आ जाने। जी। अभी इंक्वायरी स्टेजेस के ऊपर मैटर है। अभी आईटी ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमिश्नर को। वो लेटर कहाँ है? वो लेटर क्यों नहीं ओपन हो रहा है? मैं तो कल पेपर पढ़ा, उसमें सब आया, मुझे तो पता नहीं था। यशवंत यादव का भी तो कहना सही है ना भाई, लेटर किधर है? लेटर आज ही, अगर आईटी ने उनको बुलाया है, उनसे रिटर्न में जवाब मांगा, तो एक अलग बात है। देखिए, आज बीजेपी के एक्स एमपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किरीट सोमैया ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी चीज का खुलासा किया। इसमें उन्होंने लेटर भी कुछ दिखा है, उन्होंने कहा ईडी का मैटर है। देखिए, किरीट सोमैया साहब ने क्या कहा, मराठी में कहा है। ये एक 40 सेकंड का किरीट सोमैया साहब का भी है, वीडियो देखो। मुंबई शिवसेना स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव, त्यांच्या पत्नी आमदार यामिनी जाधव परिवाराने कोविड कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये मोठे घोटाळे केले। भ्रष्टाचाराचा पैसा कोलकाताची महावीर यांची प्रधान डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड व अन्य 16 कंपनीद्वारा स्वतःचा कंपनीत मनी लॉन्ड्रिंग करून हा पैसा जमा केला आणि तो पैसा स्वतःचा परिवाराची विदेशातली UAE मधील कंपनीमध्ये तो पैसा ट्रान्सफर करून तिथे मिळकत उभी केली आहे। या सगळ्या प्रकरणातील चौकशीसाठी इन्कम टॅक्स, ईडी, निवडणूक विभाग, कंपनी मंत्रालय, बेनामी प्रॉपर्टी विभाग यांच्याकडे मी तक्रार दाखल केली आहे।
हाँ, ये वीडियो में क्या था, उन्होंने- मराठी में उन्होंने क्या कहा आपको? उसमें सब बताया, उसमें कि मेरे ये लेटर लिखा है आईटी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। उन्होंने कहा है कि हमने खुद कंप्लेंट की है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को की है, इलेक्शन कमिश्नर को की है, आईटी डिपार्टमेंट में की किसने किया है? एंटी करप्शन में की है, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने की है ये क्यों complaint। कर रहे हैं? ये तो कंप्लेंट उनका ये कहना है कि ये जो पैसे थे, ये जो टेंटेड कॉन्ट्रैक्टर्स थे बीएमसी के, उन्होंने वहां से प्रधान इन्होंने कंपनी लिया है का- प्रधान और कंपनी। सब जगह ये पैसे को चैनलाइज किया है। तो उन्होंने- उनका आरोप भी काफी उन्होंने खतरनाक आरोप प्रधान लगाया कंपनी उन्होंने। का वो क्या था? वो कंपनी एक शेल कंपनी ऐसा बताया जा रहा है ये मीडिया यशोदा के की माध्यम मैडम, से। यामिनी ये प्रधान कंपनी जो है ये सिर्फ एक कंपनी थी नाम की, जिसको यूज करके लोग ब्लैक का पैसा व्हाइट करते थे और किरीट सोमैया की क्या ऑथेंटिकेशन उनके पास कहाँ से आया? ऑपोजिशन है। किरीट सोमैया साहब भी बीजेपी के ऑपोजिशन के अंदर बैठे हुए हैं। अब वो तो करते हैं ना, अभी अब कोई तो आवाज उठाता ही है। बहरहाल अभी क्या लगता है अवाम, बाइकल्ला की अवाम में एक नया वो आ गया है कि इलेक्शन होएगा? कल से जो चल रहा है, कितने लोगों ने आपको कॉल किया बाइकल्ला? यार, कल से तो बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, क्या बहुत कह रहे सी लोगों ने मोहब्बत दिखाई, दुआओं से नवाजा। काफी बुजुर्गों के फोन है, उन्होंने कहा कि वारिस भाई सब मौजे से अपने होते एरिया हैं। में चढ़ते को सलाम, सूरज को सलाम है भाई। नहीं, ऐसा बाकी नहीं है, कब किसको क्या ऐसा हो चढ़ता जाए। नहीं सलीम भाई। 2 साल हो गए चुनाव को अपने, 2 साल से जितनी भी मर्तबा, अभी तो लॉकडाउन थे लेकिन जब जब गए अपने इलाकों के अंदर बाइकल्ला में भी, तो पब्लिक की वही मोहब्बत थी जो पहले थी। उन्होंने तो पूरी तरह वोट डाला, उनका कोई कसूर नहीं। चलो 32,000 उन्होंने वोट मोहब्बत दे दिखाई, दिया। मगर देखा गया कि वारिस पठान इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वारिस पठान ने बाइकल्ला छोड़ दिया। ये बाइकल्ला छोड़ा किधर है? बाइकल्ला में तो मैं आता हूँ कंटिन्यू। अभी लॉकडाउन में तो आप कुछ समझ सकते हो किस तरह जाएंगे। लॉकडाउन में दूसरी आज बात ये है। भी मैं रात को भी बाइकल्ला में था, जी। परसों भी बाइकल्ला में था। अब बाइकल्ला के अंदर मुख्तलिफ एरिया बोलोगे कि आप यहीं बैठते हो तो ऐसा जैसे आपके ऑफिस ले लो, आपके ऑफिस की जगह पर अभी ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से ऑफिस को हमको दूसरे देना भी तो पड़ा। आपने नहीं खोले ना, बोले कि लॉकडाउन आ जरूरत गया। नहीं। अभी आप तो सीधा असद भाई भाई के ने ऑफिस कब साथ, छोड़ा? असद भाई के साथ कहाँ घूम रहे, बोले छोड़ो बाइकल, अब क्या कहाँ जाने नहीं का नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अब पार्टी है, देखो अब लाखों लोगों के बीच में आप अपना वारिस असदुद्दीन साहब जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद के नारे हर जगह लग रहे हैं, तो आप बोले बाइकल्ला क्या आने का? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बाइकल्ला की वजह से ही लाखों लोग नारे भी लगा रहे हैं आज। पार्टी की वजह से ही आज नाम मिला है। असद साहब, अकबर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि उनकी वजह से आज जो अल्लाह ने मुकाम दिया है, एक अच्छा मुकाम है। जाते हैं, क्योंकि अगर पार्टी बोलेगी कि वारिस भाई आपको जाना है गुजरात, मैं जाता हूँ। पार्टी बोलेगी तमिलनाडु जाओ, जाता हूँ। और वहाँ के भी लोग मोहब्बत से नवाजते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला इज्जत देता है। मेहनत करती है पार्टी, मेहनत करती है। अब सब मिलके मेहनत करेंगे तो ये तो पार्टी ऊपर आएगी। तो है ना, आपने बाइकल्ला छोड़ा नहीं? बिल्कुल नहीं छोड़ा। बाइकल्ला में मैं रात को भी था, परसों भी था। आप तो मुबिन भाई को अभी 2 दिन से तो आप मुबिन रहोगे भाई ना? को आप पूछ लो, आपके तो खास है, अरे उनके भाई। साथ बैठ। अब क्या हर तो जगह जा नहीं सकता रोज ना। भाई 2 दिन से, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आप 2 साल से नहीं थे, ये 2 दिन से आप ये तो घूम रहे आपको हो। इतना गिना रहा हूं मैं। हाँ। क्यों? उसके पहले पूरा रमजान के टाइम में आता था, रात को रमजान आया था तभी। आना और एक और रात को तो आपको पता है जैसे lockdown रईस के शेख की period- बात कर लो, रईस शेख जो है इस एरिया में काम कर रहे हैं, बाइकल्ला में भी कर अरे रहे आप हैं। मेरा इंटरव्यू लेने हैं, उनके बात करने हैं। नहीं, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अरे कम पे हमने ये चलाया था कि हेल्दी कंपटीशन होता है। वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बात मत करो। मैं छोटा क्या सा लगता है रईस शेख कार्यकर्ता आपके आदमी सामने हूं। लड़ेगा? लड़ना चाहे लड़े, वो उनकी मर्जी। कहीं से भी, वारिस हिंदुस्तान पठान के की किसी क्या कोने मर्जी से है? भी लड़ सकते हो। वाइस पढ़ने की क्या मर्जी है? क्या डायरेक्ट सेकंड नंबर पे मेरा नाम आ जाए, मैं बैठ जाऊँ? हर आदमी यही चाहेगा। सही बात है, हर इंसान ह्यूमन मेरी टेंडेंसी जगह, है। मेरी जगह मैं कोई भी रहूं तो मैं भी होगा, ये सोचूं तो कि वही या अल्लाह चाहेगा, डायरेक्ट वही सीधा कर। सोचेगा कि इलेक्शन क्या, बाई इलेक्शन की जरूरत है, मैं तो सेकंड नंबर हूँ। अगर इन लोगों ने जीता है इस तरह से तो रॉन्ग है, तो मुझे मौका मिलना चाहिए मेरी बाइकल्ला के अवाम के लिए। तो भारत में ये सोचता है, लेकिन जो कानून का फैसला, जो स्पीकर फैसला करेगा वो करना बहुत पड़ेगा। सारे आपके साथी थे, उन्होंने भी आपको छोड़ दिया। चलो वो तो चलता क्या है, बहुत होता सारे है लोग आते सलीम भाई जाते। आपको? नहीं, वो तो हमारे साथ भी ये तो ऐसे ही होता है। जिंदगी है। नहीं नहीं, खैर ठीक है, हम जब से अपना पैदा हुए थे तो बचपन अपना से सवाल साथ वापस चले, लेते हैं, फिर क्योंकि हटते हमारे गए, हटते हमारे गए, साथी हटते भी रहते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, फिर वो चलिए। चले जाते हैं। मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ। अब बहरहाल वारिस भाई, एक उम्मीद की किरण जागी है लोगों में और आप में भी, कि आपका चेहरा बता रहा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कि कहीं ना कहीं वारिस पठान को उम्मीद जानी। वारिस पठान सब जो है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, सब चेक कर रहे हैं कि क्या है क्या क्योंकि नहीं है। आपकी जो मीडिया वाले हैं ना, वो कल से लेके मुझे अब तक सब फोन कर करके पूछ रहे हैं कि वारिस भाई आप उनको पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ये सब बताओ, पढ़ाओ, तो कम से कम कुछ जान तो लूँ मैं कि क्या है। तो समझ में आ गया कि क्या हो सकता है। लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि यहाँ तक आए तो आगे भी अल्लाह अच्छा, साथ यशवंत यादव कह रहे हैं कि बार बार कि ये फेक न्यूज एक प्रोपोगेंडा है और ये अच्छी पत्रकारी। जर्नलिज्म नहीं है। तो उनको बोलो डेफामेशन फाइल करें।
अगर उनको लगता है कल कि हमारी Times बात of- हुई है, हमने उनसे सुनिए सलीम भाई, अगर उनको लगता है कि आज तक ने या टीवी 9 ने या टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे बड़े पेपर ने, अखबार ने अगर ये न्यूज फेक चलाई है तो उनके खिलाफ डेफेमेशन करें। डेफेमेशन करने से कौन रोकता है? मानहानि का दावा करो, 100 करोड़ का मानहानि का दावा कर सकते हो आप उनके ऊपर, वो भी चैलेंज करेंगे उसको। देखिए इतनी बड़ी जो न्यूज़पेपर अखबार जो चीज चलाता है तो जिम्मेदार जवाबदारी के साथ साथ पत्रकार है। ऐसे बहुत सारे टाइम हुआ है कि उनकी न्यूज भी वो रही है, ऐसा ये 100% तो नहीं है वारिस भाई। देखिए ये जो इतना बड़ा न्यूज़ कोई चलाएगा तो सलीम भाई मैं समझता हूँ, जब तक, क्योंकि पत्रकारों से मेरी भी अच्छी दोस्ती है काफ़ी लोगों से, पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही चलती है। ऐसा नहीं है कि चला दिया भाई किसी ने भी। तो आपको लगता है कि फेक है तो आपके पास कोर्ट के दरवाजे खुले, आप जाइए कोर्ट में, कौन रोका है आपको? ठीक है, बाइकल्ला में किस किस से बात हुई अभी तक आपकी? अरे भाई गल्ला में जो आपके अपोनेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए एक चीज़ है, चुनाव लड़े, अपोनेंट हो जाता है आदमी, वो अपोनेंट है, लेकिन आपने देखा पूरे चुनाव में किसी ने एक दूसरे को ना गाली गलौज किया, ना हाथापाई, ना मारामारी, कुछ नहीं। फ्री फेयर इलेक्शन लड़ा बाइकल्ला के अंदर हम लोगों ने। अब जीत हार अल्लाह के हाथ में, वो जीते, मैं हारा, नो प्रॉब्लम, फिर आगे जीतूंगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए इलेक्शन हारा कैंडिडेट है आपके सलीम भाई, इलेक्शन हारा हूँ, हौसला नहीं हारा, बहुत हौसला बुलंद है, इंशाल्लाह ताला जीतेंगे फिर से। ये तो वारिस पठान जी इलेक्शन हारे थे, हौसला नहीं हारे, हौसला अभी भी उनके बुलंद है, इसलिए अभी वो सारे पेपर्स वगैरह चेक कर रहे हैं कि इनका नंबर कैसे लगता है। लेट द लॉ टेक इट ऑन कोर्स, वारिस भाई इंतजार करते हैं और अल्लाह की जो मर्जी होगी इंशाल्लाह वही होएगा। हम तो बैठे थे, ये आ गया अचानक, ठीक है, जो अल्लाह की मर्जी थी जब भी आया, और अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा सलीम भाई इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस भाई, लगे रहो, बस दुआ आपका करो। टाइम देने के लिए। और हम चाहते हैं कि और बुक निकालो और लॉ निकालो ताकि आप डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के पास से एमएलए की सर्टिफिकेट लेके चले जाओ। अरे नहीं, लॉ की जानकारी होना जरूरी है, एज अ लॉयर हर चीज की जानकारी रखना जरूरी है, तो पढ़ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस भाई, गली से बात करने।